वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम दो शेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले शेयर का नाम है फजल क्लॉथ मिल्स लिमिटेड। इसमें हम इसके ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके एक शॉर्ट सा फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, इसकी मार्केट कैप और इस तरह की जनरल चीज़ें देखेंगे और एंड पे इसकी प्राइस टारगेट को देखेंगे कि हम इसे कहाँ पे देखते हैं और उसकी रीज़न्स क्या हैं, ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और सेकंड पोर्शन में एक जस्ट एक बर्ड्स आई व्यू आपको दूंगा सिल्क बैंक का, इसकी टारगेट प्राइस और इसमें क्या चेंजेस आने वाली हैं और कौन से ऐसी बड़ी फर्म है, एक बड़ी कंपनी है, एक बड़े रेस्टोरेंट्स की चेन है जिनके पास तकरीबन 12-15% सिल्क बैंक के शेयर्स हैं और वो बड़े डेस्परेट हैं कि इस बैंक को कैसे जल्द से जल्द ऊपर लाया जाए। काफ़ी सालों से है वैसे उसके पास इसकी होल्डिंग, लेकिन अभी सुना है कुछ हो रही है, इसमें ले दे हो रही है। तो सबसे पहले फजल क्लॉथ मिल्स को डिस्कस करते हैं। और फजल क्लॉथ मिल्स जो है इसकी करंट प्राइस जो है वो आपको 130s में मिलेगी, लास्ट वीक में 120s में थी। और इसकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री बहुत अच्छी है और जिस साल में भी इन्होंने शो किया कि जिस साल भी इनकी ईपीएस बड़ी अच्छी रही तो इसी तरह ये अपनी डिविडेंड को भी ऊपर लेते गए और कई बार तो डबल भी कर दी एक साल के अरसे में। तो इस साल ईपीएस लेकिन डाउन है, तो एक्सपेक्टेड है जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है, लेकिन कोविड की वजह से हिट होगी, एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से डिविडेंड देंगे लेकिन कम देंगे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और साथ ही मैं डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ बिकॉज़ यू नेवर नो द मार्केट। और बड़े बड़े यहाँ पे लोग दावे करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट अपने डायनामिक्स के हिसाब से चलती है। तो उसके साथ ही मैं जस्ट आपको कैपिटल गेन की तरफ मुतवज्जे करूँगा जो कि इस वक्त आप 30-40%, 25% से ऊपर इन वेरी शॉर्ट स्पैन आप कमा सकते हैं इस शेयर से। और इस शेयर की ख़ास बात ये है कि सिर्फ 10% का फ्री फ्लोट है, इसी वजह से इसकी प्राइस को बड़ा स्टेबल और बड़ा मैनेज रखा गया। अगर इसकी आप एक साल की प्राइस रेंजेस देखें तो 179-180 हाईएस्ट है और अभी कोविड में जहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स 1/3 पे 1/2 पे आ गए, ये 119-120 तक ही रहा और वही 10% फ्लोट वालों ने कुछ पैनिक किया होगा, अदरवाइज़ कंपनी स्टेबल है। और इसकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री की जो मैं बात कर रहा था उसको मैं एक फैक्ट से सपोर्ट करूँगा। 54 ईयर्स हो गए इस कंपनी को लिस्टेड हुए हुए स्टॉक मार्केट पे और आउट ऑफ 54 35 ईयर्स में इन्होंने डिविडेंड पे किया और बड़ा अच्छा डिविडेंड पे किया। अब ज़रा इसकी मार्केट कैप आपको बता दूं 4 बिलियन की है और जैसे मैंने पहले बताया फ्री फ्लोट 10% है। ईपीएस 2016 से अब तक मुलाहिज़ा कीजिए कितनी ज़बरदस्त है। 2016 में 4.99 थी, 17 में 3 टाइम्स बढ़ गई, तकरीबन 12.94 हो गई, 18 में फिर 3 टाइम्स उससे ज़्यादा, 3 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गई, 12.94 17 में थी तो जंप हुआ, 18 में हो गई 40.45, 19 में और जंप हुआ 50 बिलियन हो गई। और इस वजह से अभी तक के जो मैं कह रहा था इस साल उतनी ज़्यादा नहीं है। जो 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट हैं 9 मंथ्स के, उसमें टोटल मिला के बहुत ज़ोर लगा के 19 बन रही है, तो पिछले साल 50 थी पूरे साल की। अब जो लास्ट क्वार्टर का जून एंड का रिज़ल्ट आएगा उस पर तो इतनी ज़्यादा हमें अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो अगर नेगेटिव में आई तो 19 से कम हो के कुछ 15 तक आ जाएगी, 16-17 तक आ जाएगी। पॉजिटिव हुई तो मैक्सिमम 20-25 तक आ जाएगी, तो पिछले साल 50 थी। तो अगर आप इसका डिविडेंड देखें, इतना ज़बरदस्त डिविडेंड था कि ईपीएस के साथ साथ मूव कर, पैट के साथ कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर शेयर के साथ। 2016 में क्योंकि ईपीएस थी 4.99 तो इन्होंने डिविडेंड दिया 2016 में 2 रुपये 50 पैसे, 2.5 रुपीज़। 17 में ईपीएस हो गई 4 से बढ़ के 12 तक, तो इन्होंने डबल कर दी ईपीएस, 5 ये डिविडेंड डबल कर दिया, सॉरी 5.25 कर दिया। 18 में ईपीएस ने जंप लिया 12 से 40 पे चली गई, तो इधर से इन्होंने डिविडेंड कर दिया 8 रुपये 25 पैसे। 19 में ईपीएस ने जंप लिया 40 से 50 पे चली गई, तो इन्होंने भी डिविडेंड बढ़ा दिया 10.5 रुपये। इस साल क्योंकि हमें कम नज़र आ रही है, 20 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर या नीचे 16-17 नेगेटिव हुई, तो ये आने वाले महीने तक लग जाएगा पता। तो इसी वजह से फिर हो सकता है 4-5 रुपये की रेंज में डिविडेंड दे दें। अगर दे दिया तो इस शेयर के लिए बड़ी अच्छी बात है। सेल्स को देखें तो 2016 में
20 अरब की थी, 17 में 26 बिलियन हो गई, 18 में 31 बिलियन हो गई, 19 में 36 बिलियन हो गई। तो आप ये ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं। तो अगर इसके ऑपरेशंस की बात करें तो 1972 में इन्होंने फर्स्ट स्पिनिंग मिल लगाई मुजफ्फरगढ़ में। इस वक्त इनके 7 स्पिनिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं, फैब्रिक मिल्स उसके अलावा, वीविंग मिल्स और दूसरे यूनिट्स अलावा। तो सारे यूनिट्स में एक कैप्टिव गैस फायर्ड पावर जनरेशन इनकी अपनी है। टोटल मिला के तकरीबन 38-39 मेगावाट है, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इनकी प्रोडक्शन की बात करें, कैपेसिटी की नहीं, प्रोडक्शन की जो ये कर रहे हैं, तो इस वक्त ये 6108 टन यार्न यानी धागा पैदा कर रहे हैं पर मंथ, और 3.76 मिलियन यार्ड्स फैब्रिक पर मंथ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोस्टली एक्सपोर्ट हो जाता है। तकरीबन 5300 एम्प्लॉइज़ हैं इनके। और इनकी एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो टेक्सटाइल ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के साथ एक डील की थी कि आपको जो हम देंगे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो 7.5 रुपए के हिसाब से देंगे। गवर्नमेंट उससे बैक आउट कर गई, भाग गई। तो इन्होंने ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। तो अभी खैर क्योंकि इनकी अपनी पावर जनरेशन है, लेकिन ग्रिड से भी कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के साथ ओवरऑल सारे एक्सपोर्ट सेक्टर की एक अच्छी डील स्ट्राइक हो गई है, और इसी वजह से एक्सपोर्ट का हम बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देख रहे हैं। इसकी एक टारगेट प्राइस अगर देखें तो मुझे इंशाल्लाह ये बहुत जल्द 160-165 इस रेंज में नज़र आ रहा है। तो एक ख़ास बात अगर आप इसकी देखें कि जिस दिन मार्केट में पैनिक होता है, डाउन होता है, इसकी ट्रेड ही नहीं होती। और यानी इसका मतलब ये है कि एक साइन है कि जिन लोगों के पास शेयर्स है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये ऊपर जाएगा बहुत जल्द। अब इसके थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। पहले ऐसे बता दूं मोटी मोटी बात, बड़े बुरे रिज़ल्ट्स थे और इसकी रीज़न भी फिर हम देखेंगे आगे जाके। सेल्स जो हैं थर्ड क्वार्टर में, अभी मार्च एंड जो हुआ, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.05 बिलियन की थी, अभी 9.28। तो लेकिन ईपीएस पिछले साल 7 थी, अभी 0.35 है। इतनी कम क्यों हुई, ये हम फिर देखेंगे, आपको बताता हूँ। अभी इसके रिज़ल्ट्स वाले पेज पे जाएंगे ना। इसी तरह 9 मंथ्स के रिज़ल्ट जो मार्च एंड तक नज़र आ रहे हैं, वो उसमें भी लास्ट ईयर 35 की ईपीएस थी, अभी आधी हो गई, 18.47 हो गई। हालांकि सेल्स बढ़ी हुई हैं। लास्ट ईयर 3 क्वार्टर्स की मिला के 9 मंथ्स एंड जो रिज़ल्ट थे वो 24.8 थी, अभी बढ़ के 26.93 हुई है। चलें अब इसके ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं। जी गाइस, ये फजल क्लॉथ मिल्स लिमिटेड के हमारे पास क्वार्टर एंड रिज़ल्ट्स भी हैं और 9 मंथ्स एंड रिज़ल्ट्स भी हैं, और इसके साथ कंपैरेटिव फिगर्स भी दी हुई हैं 2019 की। चलें अब फिर स्टार्ट करते हैं क्वार्टर एंड से। ईपीएस देखें अगर क्वार्टर एंड की, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वीडियो में, ये 7 रुपीज़ पे है लास्ट ईयर 2019 की क्वार्टर एंड की, और इस बार है 0.35, कई 100 गुना कम हो गई है। जबकि यहाँ पे सेल्स को देखें तो सेल्स बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये इतनी कम क्यों हो गई? इसका मतलब कोई एक्सपेंस का हेड बहुत ज़्यादा इनकर हुआ है, उसको फिर देखना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है लास्ट ईयर 3 मंथ्स की थी, सेम क्वार्टर की मार्च की 8, अभी है 8.1, ठीक है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसके बाद अगर देखें ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो भी ज़्यादा है। इस साल इन 3 मंथ्स का 1.13 है, लास्ट टाइम 1045 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मस्त आ रहा है, ये आलमोस्ट डबल हो गई है, डबल से थोड़ा सा कम है। लास्ट ईयर 52 थी, अभी 97 हो गई है। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ये स्लाइटली बढ़े हुए हैं, इनका मसला नहीं है इतना, 61 से 71। ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं ये मेन फैक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें, इसकी ईपीएस का इतना कम होने में। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें सेम क्वार्टर में अदर एक्सपेंसेस 56 थे, अभी 307 है। तो अदर इनकम को फिर देखें तो ये बढ़ी हुई है, डबल हुई है, इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनेंस कॉस्ट को देखें तो ये बढ़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, 566 से 656 हो गई। फिर टैक्सेशन निकाली तो ये पैट जो आया है ये इतना कम हो गया। तो मेन हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ी हुई है, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्टर प्ले किया अदर एक्सपेंसेस ने। ये जब इनकी एनुअल स्टेटमेंट आएगी जून एंड की, उसमें फिर इसकी डिटेल्स होंगी, वो फिर आप बताइएगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अभी 9 मंथ्स के रिज़ल्ट्स देखें
तो यहाँ पे लास्ट ईयर 9 महीनों का 24 बिलियन थी सेल्स, अभी 26 बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे पहले वीडियो में हमने बात की, तो फिर EPS आधी क्यों हुई है 35 से 18, तो इसका देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्योंकि सेल्स भी बढ़ी हैं, तो 21 बिलियन से 23 ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है, 165 से बढ़ के 288। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े, 216 247। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे भी देखें 3 गुना बढ़े हुए, 128 से 456 तक। अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ी हुई है, इसका इतना फ़र्क नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी हुई है काफ़ी, 1345 से 1927 पे टैक्सेशन हुई, तो एंड पे हमें ये फिगर मिली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, क्वार्टर एंड पे भी और 9 मंथ्स एंड पे भी हमें ये पता चला कि इसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसकी फाइनेंस कॉस्ट ये तो बढ़ी ही हुई हैं, लेकिन मेन जो रोल प्ले किया इसके प्रॉफिटेबिलिटी के और ख़ास तौर पे इस क्वार्टर के, मार्च एंड क्वार्टर के इतना नीचे जाने में वो अदर एक्सपेंसेस ने किया। क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स में हमने देखा वो 128 से बढ़ के 456 हो गए सेम पीरियड में ओवर द ईयर, और यहाँ पे 56 से 307 हो गया। ये थी इसकी अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, और ये है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, मैं ट्राई करता रहता हूँ आपको एजुकेट करने की, जिन लोगों को नहीं पता कि इनकी जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, जो इस ग्रुप की और कंपनीज़ हैं, उनके प्रॉफिट भी इसमें मिला के देखिए, प्रॉफिट लॉस जो भी हुए। तो इसमें भी मेन हमने देखा, अगर 9 मंथ से स्टार्ट करें तो 36 थी, अभी हाफ से भी कम होगी, 10 पे आ गई 9 मंथ्स। तो 28 31 सेल्स बढ़ी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लाइटली बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया इस साल, लेकिन ये फिर कई गुना कम हो गया। तो इसकी वही रीज़न होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी होगी 196 से 333, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे भी वही मेन रोल प्ले कर रहे हैं, 140 से 571, और फिर फाइनेंस कॉस्ट होगी 1.6 से 2.2 हो गई है। और इसी क्वार्टर का अगर देखें तो इसमें भी सेल्स बढ़ी हुई हैं 10.3 से 10.9, एंड पे ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है 1.21 से 1.261, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यही फैक्टर हैं मेन, 66 से बढ़ के 111 तकरीबन डबल हो गए। और जो अदर एक्सपेंसेस हैं मेन यही रोल प्ले कर रहे हैं, 55 से बढ़ के 382। फिर फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट ये भी बढ़ी हुई है 701 से 754। तो हमें फिर ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.46 EPS थी, अभी LPS आ गई, लॉस हो गया -5.26 का। तो ये थी जी, आपने रिज़ल्ट इसके देखे। अब सिल्क बैंक को ज़रा एक मोटी मोटी बात करते हैं। जिस तरह पहले मैंने कहा, सिल्क बैंक करंटली जो है ना, ये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 78 से 82 पैसे के बीच बीच, कभी 80 पैसे। तो इसकी जो बाइंग रेंज है, ये अगर आपको 75 पैसे से 80 पैसे के दरमियान मिले तो बड़ी अच्छी बात है, और इसकी रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। अगर डिप आए, जिस तरह कल आई, थोड़ी सी करेक्शन आए, तो फिर आपको 75 पैसे पे भी या उससे थोड़ा नीचे भी मिल जाए तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत, जाने मत दीजिएगा, ले लीजिएगा जितने हो सके। और इसके जो प्राइस इतनी स्लाइड क्यों हुई, नीचे क्यों आई, इसके रिज़ल्ट्स बैड आए थे, और उसकी भी एक रीज़न थी क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंडिंग की हुई थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को, बड़े बिल्डर्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन साल 1.5 साल पहले एक बैन लगाया था फजूल सा कि लंबी बिल्डिंग्स बनाने पे कराची में, तो इनके पेमेंट्स थोड़ी डिले हो गई, तो अब आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका बड़ा अच्छा फ्यूचर नज़र आ। और इसके अलावा मैंने कहा था एक कंपनी, एक फर्म ऐसी है जिसके पास 12 से 15% शेयर्स हैं, वो गोरमे कंपनी है, उन्होंने अपना चैनल भी लॉन्च किया, उनके पास इसका काफ़ी स्टेक, और वो बड़े डेस्परेट हैं कि इसको कैसे ऊपर लेके जाएं। और अब सुनने में आ रहा है कि वो शौकत तरीन साहब जिन्होंने ये सिल्क बैंक बनाया था, उनको वापस लेके आ रहे हैं एज डायरेक्टर, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, उनको वापस लेके आ रहे हैं कि किस तरह इस बैंक को उठाया जाए, और बड़ा टाइम हो गया, काफ़ी नीचे है। ये तो फिर वक्त बताएगा कि कितना वो इसमें होते हैं कामयाब, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप इसे बाय करें, और अगर 1 रुपये पे भी आप बेचते हैं तो 20-25% आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आराम से 1.5 पे क्रॉस करेगा। और ये आपका आज का सेशन था। इफ़ यू गैस हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और
अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और खूब पैसा कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, लेकिन पेशेंस के साथ कमाइए। इसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो डोंट ट्राई टू मेक अ गैम्बल आउट ऑफ इट। ये इन्वेस्टमेंट है, इसे इन्वेस्टमेंट केस बनाएं मार्केट को, और अच्छे अच्छे शेयर्स को इन्वेस्टमेंट केस बनाएं। ट्रेडिंग ना करें, कोशिश करें बल्कि इन्वेस्टमेंट की साइड पे रहें, तो यू विल अर्न मोर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।